देखना है बच्चे काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन क्या था बच्चे, पेज नंबर 563। कंसिडरेशन क्या होता है, कोई भी पर्सन को कुछ भी देना इररिस्पेक्टिव ऑफ मनी। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में सिर्फ मनी ही सब कुछ नहीं है, एनीथिंग एनीथिंग इन रिटर्न इज कंसिडरेशन। अब ये कह रहा है कंसिडरेशन एग्जीक्यूटरी भी होता है, कंसिडरेशन एग्जीक्यूटेड भी होता है, और कंसिडरेशन पास्ट का भी होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटरी के आगे क्या वर्ड लिखा है बच्चे, फ्यूचर। मतलब कंसिडरेशन यहाँ पे कब मिलेगा, फ्यूचर में मिलेगा। एग्जीक्यूटेड के आगे क्या लिखा है बच्चे, प्रेजेंटेड। यहाँ पे कंसिडरेशन कब मिलेगा, तुरंत मिलेगा। और एक लिखा है पास्ट विच मीन्स अ पास्ट एक्ट और फोरबियंस। क्या दिक्कत है भाई, चालू हो गई है क्लास, इधर आगे बैठ जा अलमस के साथ, जल्दी आ। नहीं इधर बैठ जा, फर्स्ट बेंच में। तुझे वैसे भी आती है, तुझे वहां भी बिठाऊंगी तो भी आएगी, यहाँ भी बिठाऊंगी तो, बाहर भी बिठा दूंगी ना तो भी तू सो सकता है। यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है। चलो, फ्यूचर में कंसिडरेशन समझ आया कि कैसा होगा, किसी को कोई एग्जाम्पल समझ आ रहा है क्या, एनीबडी। फ्यूचर में कंसिडरेशन मिलेगा कंटिजेंट वाला, या फिर जनरली समझो कि आज आप मेरे को गुड्स डिलीवर करा दो, मैं आपको 3 मंथ्स में पेमेंट कर दूंगा, तो कंसिडरेशन उसको कब मिलेगा, 3 मंथ्स बाद। तो ये क्या हो गया, फ्यूचर कंसिडरेशन। प्रेजेंट में क्या हुआ, आज गुड्स लिए दुकान से, आज लिए और आज ही पेमेंट कर दिया, ये प्रेजेंट कंसिडरेशन हो गया। पास्ट में क्या होता है ना, वो पास्ट नहीं होगा। देखो, एडवांस पेमेंट कर दी मतलब कंसिडरेशन तो दिया, और कुछ ना कुछ माल आपको बाद में मिलेगा, तो क्या हो गया, कंसिडरेशन। अभी इसमें क्या होता है ना कि काम पहले कर दिया है और पैसे पास्ट के मिल रहे हैं। कैसे, एक एक एजेंट है, ठीक है, उसने क्या किया, अपने प्रिंसिपल के लिए एक काम किया, ठीक है, अदर देन जिसके लिए वो ऑथराइज था, अदर देन जिसके लिए उसको रेम्यूनरेशन मिलती थी। ठीक है, 2 इयर्स बाद प्रिंसिपल को ध्यान आया कि यार तुमने मेरा ये काम कराया था, उसके पैसे आज ले लो। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है कि एक लेडी है, ठीक है, वो एक पर्सन के घर जाती है, ठीक है, मतलब उसकी फ्रेंड रहती है वहां पे, ठीक है, उसके जो बच्चे हैं, उसकी फ्रेंड के जो बच्चे हैं, उनको वो वहां बैठ के पढ़ाती है। ठीक है, उनको वो बैठ के क्या करती है, पढ़ाती। अब एक बार पढ़ाया, 2 बार, बच्चे क्या हो गए, कंफर्टेबल हो गए, तो वो रोज पढ़ाने लग गए। ठीक है, फिर बच्चों के एग्जाम्स जो रिजल्ट बहुत अच्छा आया, तो वो जो उसकी फ्रेंड है उसने उसको क्या दिया, रिवॉर्ड दिया कि यार तुमने ना मेरे यहाँ पे ये आके सर्विस दी थी, एक टीचिंग काइंड ऑफ सर्विस दी थी मेरे यहाँ के, जिसका हमारे हमारे पास कोई पेमेंट को लेके बात नहीं हुआ था, उसका रिवॉर्ड आज मिलता है। ठीक है, एक अपन ने एग्जाम्पल पढ़ा था, एक घर में आग लग रही है, ग्रेटिट्यूड इज हेल्प, वो जाके वॉलंटरी क्या करता है, उसकी हेल्प करता है। ठीक है, अगर वो उसको बुलाता है कि तुम मेरी हेल्प करने आओ, तो वो कंसिडरेशन डिमांड भी करता है। ठीक है, अब यहाँ पे वो वॉलंटरी हेल्प करने गया है, जब हेल्प हो गई, घर ठीक हो गया, 1 महीने बाद जब वो नॉर्मल हो गया, तब उसने उसको एक रिवॉर्ड दिया कि यार तुमने मेरे घर में पानी वानी डाल के मेरा घर जलने से बचाया था, उसका ये पैसा। अब यहाँ पे जो कंसिडरेशन मिल रहा है, क्या आज उसने कोई काम किया है, नहीं, उसने 1 मंथ पहले कोई काम किया था, उसका कंसिडरेशन उसको आज मिल रहा है। क्लियर है सबको। अब लिखना कैसे है इसको, ठीक है, काइंड्स ऑफ कंसिडरेशन आपसे पूछेंगे तो आप क्या हेड्स बताओगे, कौन कौन से हेडिंग बताओगे, एग्जीक्यूटेड, एग्जीक्यूटरी और पास्ट। अब पास्ट के आगे याद रखो, पास्ट विच मीन्स अ पास्ट एक्ट, पास्ट विच मीन्स अ past act. अब consideration may be executory of future, which means it makes a form of promise to be performed in future. लाइन क्या याद करनी है जब हम executory पढ़ रहे हैं, a performance to be performed in future, a promise which is to be performed in future. Executed के साथ क्या याद रखना है, which act or act may suffered for a promise, in other words the act consisting consideration wholly and completely performed. यहाँ पे performance क्या हो गई है, हो चुकी है। एग्जाम्पल दिया है, ए पेज टुडे 100 रुपीज टू अ शॉपकीपर फॉर द गुड्स विच आर प्रॉमिस टू बी सप्लाइड नेक्स्ट डे। तो ये आज का ही काम आपका हो गया है। पास्ट विच मीन्स अ पास्ट एक्ट, आपको लाइन याद है, दैट इज टू से एन एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग कंसिडरेशन विच टुक प्लेस इन कंप्लीट होली एग्जीक्यूटेड बिफोर द प्रोमिस मेड। मतलब उसके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि तुम मेरे बच्चों को आके पढ़ाओगी, नहीं, वो आके पढ़ाने लग गई, उसके बाद जब रिजल्ट आया तब उसने उसको कंसिडरेशन दिया है। तो पास्ट एक्ट कौन सा है, जब प्रॉमिस बाद में हुआ था। ठीक है,
अब फिर से समझो, एग्जीक्यूटरी के आगे क्या वर्ड याद करना है? फ्यूचर। फ्यूचर में क्या याद करना है? अ प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। अ प्रॉमिस टू बी परफॉर्म्ड इन फ्यूचर। जब हम एग्जीक्यूटेड या प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो लिखो कंप्लीटली परफॉर्म्ड। उसमें क्या हो गया? द एक्ट इज कंप्लीटली परफॉर्म्ड। जब हम पास्ट की बात करें, पास्ट विच मीन्स अ पास्ट एक्ट, पास्ट विच मीन्स अ पास्ट एक्ट, उसमें क्या हो रहा है? कंसिडरेशन जो भी प्लेस है वो कंप्लीट हो रहा है कब? बिफोर द प्रॉमिस इज मेड। मतलब जो एक्शन है, जो एक्शन है वो बिफोर द प्रॉमिस के पहले कंप्लीट हो चुका है, तो कंसिडरेशन अब पास ऑन हो रहा है। क्लियर है सबको? फ्यूचर और एग्जीक्यूटरी में फ्यूचर एग्जीक्यूटरी और पास्ट में कंफ्यूजन है क्या किसी को? क्लियर है? इसमें स्टार मार्क करना, कोई केस बना के वो पूछ सकते हैं। हाँ, एग्जीक्यूटरी में जो आपकी परफॉर्मेंस है वो फ्यूचर में होएगी, एक्शन जो है वो फ्यूचर में होगी। एग्जीक्यूटेड में सब कुछ हो चुका है, आज ही आज हुआ है। पास्ट में एक्शन हो गया है, कंप्लीट हो चुका है, लेकिन वो एक्शन है जो प्रॉमिस होने से पहले ही उसने कर दिया था। हमने कल पढ़ा अग्रीमेंट कब बनता है? ऑफर, प्रॉमिस और फिर कंसिडरेशन आता है। यहाँ पे कुछ ऑफर तो था नहीं, प्रॉमिस भी नहीं था, वो वॉलेंट्री आके घर बचा रहा था। ठीक है, तो अब वो पार्ट परफॉर्म कर चुका है। अब हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि तुमने जो मेरे यहाँ पे पार्ट परफॉर्म किया था उसका कंसिडरेशन इतना होता है, पर वो एक्शन हो चुका है। ठीक है, तो उसको हम क्या कह रहे हैं? पास्ट। रूल्स ऑफ कंसिडरेशन, रूल्स ऑफ कंसिडरेशन हमने रूल्स ऑफ किस किस के पढ़े हैं? ऑफर, रूल्स ऑफ एक्सेप्टेंस और असेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट पढ़ा है। ठीक है, अब वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के असेंशियल्स क्या क्या थे बच्चे? टू पार्टीज होनी चाहिए और कॉम्पिटेंट होना चाहिए, लॉफुल होना चाहिए, एनफोर्सेबल बाय लॉ होना चाहिए, कंसिडरेशन होना चाहिए, केपेबल होने चाहिए, कंसेंट, फ्री कंसेंट होना चाहिए। ये सब हमने पढ़े। जब हम ऑफर का रूल्स देख रहे तो क्या थे? इट मस्ट बी क्लियर, डेफिनाइट, नॉट वेग, कम्युनिकेटेड प्रॉपरली, सर्टेन होना चाहिए और 100 में रीड करके आया है। ये पढ़ना है ना अभी तो हमको। अच्छा, रूल्स क्या है ऑफर के? कोई नहीं पढ़ रहा है घर में? नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो आफ्टर क्लास आयशी के अलावा? पूछ लो सेल ऑफ गुड एक्ट का कुछ भी, अनपेड सेलर की डेफिनेशन बोलना। शुरू का पूछ लेती हूँ, असेंशियल्स ऑफ सेल ऑफ गुड एक्ट क्या है? टेस्ट का पढ़ी थी ना, पहला पेज ही है। बहुत अच्छा बहाना बनाते हो कि मैम तो बन जाएगी अच्छे से, यहाँ लिखवा के आई है। बढ़िया। क्यों नहीं पढ़ रहे? मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, पर पढ़ क्यों नहीं रहे हो? नहीं आंसर दो, कोई बात नहीं, पढ़ क्यों नहीं रहे हो? तुमने तो छोड़ ही दिया है, अगले अटेम्प्ट में देखेंगे अपन। नहीं पढ़ रहे हैं? तो क्या है ऑफर के रूल्स? बहुत बड़ा चैप्टर है, जितना जितना हो रहा है ना उतना उतना रीड किया ना तो इजी हो जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट एक्ट आपसे बनता है और इसमें आपको कुछ लर्न करने को मैंने मना किया। मैंने बोला अंडरस्टैंड कर लो, पॉइंट्स पॉइंट्स याद कर लो, क्योंकि आपसे केसेस आएंगे तो आपकी केसेस की अंडरस्टैंडिंग बेस पे आपको आंसर लिखना है। ठीक है, अगर आप रोज रीड नहीं करोगे तो करीबन 60 अबव पेजेस का चैप्टर है। तुम इकट्ठा इतना पुराण लेके बैठोगे तो तुमको बहुत बोर लगेगा, और जिस टाइप का अभी तुमको है कि बहुत बड़े चैप्टर बहुत बोरिंग होते हैं, लॉ अच्छा नहीं लग रहा, हमको बोर कर रहा है ये, तो उस हिसाब से तो तुम्हें हाफ हाफ करके पढ़ना चाहिए। तो मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है। कल हमने एक पार्ट खत्म किया, आज हम एक पार्ट और खत्म करेंगे और थर्ड पार्ट कल खत्म होगा। जो नोट्स हैं वो पढ़ लिए हैं सबने? इंडेनिटी, बेलमेंट, प्लेज? थोड़े थोड़े मतलब आधा पढ़ा फिर छोड़ा, फिर छोड़ा, फिर? व्हाट इज थोड़ा थोड़ा? कैसे पास होंगे हम? पता है ना एग्जाम कब से है? टाइम टेबल याद है किसी को कि वो भी नहीं याद है? तो कैसे पास हो रहे हैं हम? भगवान भरोसे, ये टिक मार्क वाले नहीं है बच्चे कि तुमने वहां जैसे कर लिया यहाँ भी कर लोगे। क्वेश्चन पेपर देख के हालत खराब होती है कि क्या पूछ रहा है।
डर लगता है, पूरी बुक पढ़ के जाने के बाद भी डर लगता है, सबको लगता है, सबको, मेरे को भी लगता है, क्योंकि पढ़ के आए हैं हम बहुत सारा, तो हमको और डर लगता है। नहीं पढ़ा होगा तो और ही लगेगा कि यार अब बैठ तो गए हैं, कुछ बन ही नहीं रहा है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस होते हैं जो चिल मोड में रहते हैं, अलग हैं वो लोग दुनिया में। रोज पढ़ाई करो, हाफ आवर दो, 20 मिनट्स। तो कल जो हमने पढ़ा वो हार्डली 20 मिनट्स रिवीजन था और कुछ नहीं। बस 20 मिनट्स में फटाफट रिवाइज करो कि आज क्लास में क्या क्या पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट चीज पढ़ो, उसके बाद टेस्ट का पढ़ो, दूसरे सब्जेक्ट्स पढ़ो। अभी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इजी चल रहा है, अभी सीआरपीसी पढ़ाऊंगी तो फिर बोलोगे सीपीसी भी नहीं समझ आया, सीआरपीसी भी नहीं आया, क्योंकि सीपीसी हमने घर जाके रीड ही नहीं किया कभी भी। टेस्ट दिया तो क्वेश्चन देख के समझ आया कि ये सुना तो कहीं है, क्लास में सुना तो है, लेकिन पढ़ के आते तो वो लिख भी लेते, बहुत इजी क्वेश्चन पूछते हैं उससे भी वो। तो अभी आज से हम रोज पढ़ाई करेंगे घर जाके, जो भी क्लास में पढ़ा है वो, फिर टेस्ट होगा वो, ठीक है। चलो, रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। एवरी सिंपल कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी सपोर्टेड बाय वैल्यूएबल। कॉन्ट्रैक्ट नहीं, कॉन्ट्रैक्ट है, उसको काट के कॉन्ट्रैक्ट कर लो, ठीक है। पहला पॉइंट क्या है बच्चे? वैल्यूएबल कंसिडरेशन। रूल्स ऑफ कंसिडरेशन पढ़ रहे हैं, मेरे साथ आंसर करना। पहला पॉइंट क्या है? वैल्यूएबल कंसिडरेशन। दूसरा क्या है? इट मस्ट बी एन एक्ट और एब्सटेन और प्रॉमिस। कोई चीज करनी है, कोई चीज नहीं करनी, या फिर कोई फ्यूचर प्रॉमिस। इट मस्ट बी एन एक्ट, एब्सटेंस और प्रॉमिस। फिर क्या है? इट मस्ट बी म्यूचुअली, दोनों लोग एक ही बात पे अग्री कर रहे हैं। वो कह रही है रेड कार, वो कह रहा है ब्लू कार, ऐसा नहीं होना चाहिए, एक ही बात पे दोनों लोग अग्री कर रहे हैं। द कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, नॉट वेग, इनडिफिनाइट और इल्यूजनरी। सपने वाली बातें, इमेजिनरी बातें नहीं होनी चाहिए। मस्ट बी समथिंग विच इज सर्टेन, विच एग्जिस्टेंस मस्ट बी इन रियल। पहला क्या हो गया बच्चे? कंसिडरेशन मस्ट बी वैल्यूएबल कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मस्ट बी एन एक्ट, एब्सटेंस और प्रॉमिस। कंसिडरेशन मस्ट बी म्यूचुअल इट, ठीक है। फिर कंसिडरेशन मस्ट बी रियल, नॉट वेग और इनडेफिनाइट और इल्यूजनरी नहीं होना चाहिए। Although consideration have some value, it need not to be adequate. Full return of the promise. सब कुछ ऐसा नहीं है कि इतने की वर्थ ही हो, कुछ ना कुछ कंसिडरेशन होना चाहिए। तो इट शुड नॉट बी फुली एडिक्वेट, बस फुल प्रॉमिस, और इट शुड बी अ लॉफुल, अनलॉफुल नहीं होना चाहिए। अगर अनलॉफुल कंसिडरेशन होगा तो वो क्या होगा? वॉइड हो जाएगा। द कंसिडरेशन मस्ट बी समथिंग मोर देन द प्रॉमिस इज ऑलरेडी बाउंड टू डू फॉर द प्रॉमिसर, ठीक है। जो आपने प्रॉमिस किया है वो कंसिडरेशन होना चाहिए। पहला पॉइंट क्या था बच्चे? वैल्यूएबल कंसिडरेशन। दूसरा पॉइंट एक्ट, एब्सटेंस और प्रॉमिस। तीसरा पॉइंट म्यूचुअली। फिर चौथा रियल, नॉट वेग, इनडेफिनाइट और इल्यूजनरी। फिर मस्ट बी ऑफ सम वैल्यू एंड नॉट फुली एडिक्वेट, चलेगा। उसके बाद लॉफुल होना चाहिए और ऐसा कुछ जो प्रॉमिस की करके ही आया हो, ठीक है। नेक्स्ट देखो, एक्सेप्शन टू कंसिडरेशन। मतलब कब कब ऐसा होता है कि बिना कंसिडरेशन के भी कॉन्ट्रैक्ट होता है। आपको ध्यान है ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें कंसिडरेशन नहीं हो फिर भी चलेगा? हमने पढ़ा था जब कंसिडरेशन, पहली लाइन थी, इट्स द मोस्ट असेंशियल पार्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। अगर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट करना है तो कंसिडरेशन इज एन असेंशियल पार्ट। असेंशियल समझते हैं हम, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ऐसे कोई कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सिर्फ एक ही साइड से आ रहा है, दूसरे साइड से कुछ नहीं आ रहा। पास्ट वाला लेकिन अल्टीमेटली आया ना कंसिडरेशन, तो एज अ प्रॉमिस, ठीक है। वो तो बना ही नहीं था कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और लव एंड अफेक्शन में आ रहा, और वही गिफ्ट देना चाह रहे हैं गिफ्ट डीड के थ्रू, और चैरिटी डोनेशन देना चाह रहे हैं। हम्म, हाँ, तो कंसिडरेशन नहीं देंगे। क्यों? वही पास्ट वाला ही हो गया ना, मतलब कि हमने कोई कॉन्ट्रैक्ट, कोई प्रॉमिस किया नहीं था, बस काम कर दिया था। देखो, स्टार मार्क करो, वेरी इंपॉर्टेंट। एन अग्रीमेंट इज valid without consideration. Following agreements are valid without consideration. पहला जो पनस ने बोला, नेचुरल लव एंड अफेक्शन से आता हो, मतलब गर्लफ्रेंड को गिफ्ट दिया, जरूरी है कि गर्लफ्रेंड उसके बदले गिफ्ट दे? नहीं। तो ये वन साइड एक अग्रीमेंट है कि तू मुझे ये दिलाएगा, तो उसने उसको दिला दिया, उसके बदले उसने उसको कुछ नहीं दिया। इट इज if it is expressed in writing and registered, and it is made out of natural love and affection between parties standing in near relation to each other. तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड इज
अ रिलेशनशिप, उसमें उसने उसको कुछ दिया तो चलेगा। पेरेंट ने अपने बच्चे को नेचुरल लव एंड अफेक्शन में कुछ दिया तो चलेगा। If it is made to compensate a person who has already done something voluntarily for promiser or done something which the promiser was legally compelled compellable to do, capable, जो हिमांशी ने बोला कि पहले से ही हमको उससे एक्सपेक्टेड था कि वो हमारे यहाँ पे तो हेल्प करेगा ही, तो ये बिना कंसिडरेशन का अग्रीमेंट हो गया, ठीक है। अब इफ इट इज अ प्रॉमिस इन राइटिंग साइंड बाय पर्सन टू बी चार्ज देयर विद और बाय हिज एजेंट टू पे अ डेट बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, इसका मतलब ध्यान से सुनना। क्या हुआ था, एक एक पनस ने शैली से लोन लिया था, ठीक है। पनस ने शैली से लोन लिया 50,000 का। अब जब लोन वापस देने की बारी आई तो पनस ने वापस नहीं दिया, ठीक है। अब क्या हुआ, 3 साल शैली ने वेट किया तो लिमिटेशन पीरियड खत्म हो गया। 3 साल में उसको सूट फाइल करना था, उसने नहीं किया तो क्या हो गया, टाइम बार्ड हो गया। अब वो सूट फाइल भी नहीं कर, लेकिन एक दिन पनस को लगा कि यार मैंने गलत तो किया है, तो उसने क्या किया, आके अमाउंट दिया। इसके बदले में शैली ने उसको कुछ दिया क्या, नहीं। तो ये सिर्फ वन साइडेड कंसिडरेशन हुआ जो शायद 4-5 years बाद आया। समझ आया सबको? फिर से देखो, इफ इट इज अ प्रॉमिस इन राइटिंग इन साइन बाय अ पर्सन टू बी चार्ज देयर विद और बाय हिज एजेंट टू पे अ डेट बार्ड बाय लॉ ऑफ लिमिटेशन, तो अब था कॉन्ट्रैक्ट इनका रिटर्न, लेकिन उसने नहीं किया, सूट भी फाइल नहीं किया, पर फिर भी 5 साल बाद पैसे वापस आ गए। हाँ, पर वो कोर्ट गई तो कोर्ट ने बोला बाहर चली जाओ, 3 साल बाद आई हो। हाँ, ये वही है ना, फिर आप अच्छे इंसान हो, आपको लगा कि दे देना चाहिए, यही कंसिडरेशन है। और इसके बदले में आपको कुछ नहीं मिला। पहले एक रिटन कॉन्ट्रैक्ट था कि हम आपको लोन देंगे, इतना इतना इंटरेस्ट आप मुझे देना, ठीक है, तो उसको इंटरेस्ट मिलता। लेकिन वो आपका आपने एक तो टाइम तक पे नहीं किया, वो फॉलो अप लेती गई लेती गई लेती गई, वो कोर्ट के केस भी फाइल करने लगी कि चल साथ में क्लास में थे, कोई बात नहीं, सूट फाइल नहीं करते। फिर वो जब गई तो देखा तो टाइम बार्ड हो गया था। आखिर वो गई तो टाइम बार्ड हो गया, तो वो भी तुमको लगा कि मुझे दे देना चाहिए, तो तुमने विथ इंटरेस्ट उसको लौटा दिया। Beside, according to 185 of Indian Contract Act, consideration is not required to create an agency। जो मैंने आपको प्रिंसिपल एजेंट का बताया, एजेंट ने यूं ही प्रिंसिपल के लिए एक ऐसा काम कर दिया, तो इसमें जरूरी नहीं है कि कंसिडरेशन हो, जरूरी नहीं है कि प्रिंसिपल को उसको पैसे देने की जरूरत है हर काम के। अगर एजेंट ने यूं ही प्रिंसिपल के लिए कुछ काम कर दिया तो वो क्या होता है, अग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन। वहां लिख लो प्रिंसिपल एजेंट, और ऊपर वाले में लिख लो एग्जाम्पल जो मैंने बताया, अगर लिखना है तो PS लिखना है तो लिख लो। और लास्ट वाला गिफ्ट एक्चुअली मेड, मैंने आपको यूं ही मूवी दिखा दी तो मेरे साइड से क्या हो गया, अगर मैंने आपको यूं ही मूवी दिखा दी तो मेरे साइड से क्या हो गया, ये एक गिफ्ट हो गया जिसमें मुझे आपके साइड से कोई कंसिडरेशन नहीं चाहिए। बच्चे, पहला क्या हो गया लेके चलती हूँ, पहला क्या हो गया, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा क्या हो गया बच्चे, वॉलेंट्रीली किसी ने कोई प्रॉमिस का पार्ट पूरा किया है। तीसरा, अच्छा इसमें कंपेलेबल लिखा है, कंपेलेबल यानी जिसको हमने एक्सपेक्ट किया था, जिससे हमने कि वो हमारे लिए करेगा, ठीक है, केपेबल नहीं है। ये वॉज लीगली कंपेलेबल टू डू, जिसको हमने एक्सपेक्ट किया था, जिसको हमने बोला कि हमारे लिए काम कर दो, लेकिन उसके बदले में हमने उसको कुछ पैसे नहीं दिए। नेक्स्ट थर्ड क्या है, टाइम बार्ड वाला। फिर फोर्थ क्या है, प्रिंसिपल एजेंट्स। और लास्ट क्या है, गिफ्ट। एक बार और, अग्रीमेंट्स विदाउट कंसिडरेशन, पहला कौन सा, नेचुरल लव एंड अफेक्शन। दूसरा कौन सा, वॉलेंट्रीली प्रॉमिस किया। तीसरा कौन सा, टाइम बार्ड लिमिटेशन वाला। और प्रिंसिपल एजेंसी। और लास्ट गिफ्ट। जब टाइम बार्ड बोल रहे हो ना तो डेट वर्ड याद रखना, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट एनी अदर केस, इट्स अ डेट का टाइम बार्ड, ठीक है। तो रिटन और साइंड प्रॉपरली हुआ था और डेट की बात थी। इलस्ट्रेशन होमवर्क लिखो, नेचुरल लव एंड अफेक्शन के ऊपर दिया हुआ है। whether gratuitous promise can be enforced, gratuitous यानी वॉलेंटरली करता है, तो वो अब किसी ने, आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैंने आपको आज बोल दिया कि मूवी ले जाऊंगी, प्रॉमिस करती हूँ, ठीक है, अब नहीं ले गई, ये ग्रेटिट्यूड प्रॉमिस है, आपके पास क्या राइट है क्या सूट फाइल करने का? क्यों? क्योंकि ये एक सोशल मैटर है। क्यों? क्योंकि सपोज आप वो मूवी देखिए, अभी एक इल्यूजनरी इमेजिनरी एग्जाम्पल है कि सपोज आप वो मूवी देखने ही नहीं गए और मूवी बहुत हिट हो गई, बहुत ज्यादा, तो किसकी गलती है?
मेरी, क्योंकि आपने एक्सपेक्ट किया था कि यार ये हमको लेके जाएगी, इसके चक्कर में हम मूवी देखने नहीं गए, ठीक है। अब यहाँ पे आप मेरे से ऑब्वियसली आर्ग्यू कर सकते हो कि यार हम देखने ही नहीं गए, आपने कहा था, हम किसी के साथ भी नहीं गए, हमारी पूरी फैमिली ने देख लिया, हमारे सारे फ्रेंड्स ने देख लिए, नाउ एटलीस्ट आप हमको दिखा दो, ठीक है। अब प्रैक्टिकल एग्जाम्पल समझो कि एक कंपनी को, एक सेक्शन 8 कंपनी समझते हैं बच्चे हम, वेरी गुड, वेरी गुड। सेक्शन 8 कंपनी को एक पर्सन ने प्रॉमिस किया कि आपको ना मैं डोनेशन दूंगा। सेक्शन 8 कंपनी क्या करती है, नॉट फॉर एनजीओ चलाती है, नॉट फॉर प्रॉफिट। तो ये एक एजुकेशन एनजीओ चलाती है जिनका नया बैच चालू होने वाला था कि हाँ अब हमारे नए स्टूडेंट्स का बैच चल गया, तो इसने बोला मैं डोनेशन दूंगा, आपके सारे बच्चों की फीस कौन दूंगा, कौन देगा, मैं। जितना इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, जितना आपने एसी यूज किया, जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज करोगे, उसका पैसा मेरे डोनेशन से आएगा। ये उसने उसको प्रॉमिस कर दिया था। नाउ व्हेन द प्रॉमिस इज मेड, इट वाज ग्रेटिट्यूस, क्या उसके बदले उसको कुछ मिलता, इस पर्सन को कुछ मिलेगा क्या, नहीं। पर ये जो कंपनी है वो तो डिपेंड हो गई थी ना इसके ऊपर, ये कंपनी तो इस पर डिपेंड हो गई थी ना कि मुझे डोनेशन मिलेगा तो ही मेरे बच्चों के नेक्स्ट सेशन की पढ़ाई होगी, मतलब मुझे कहीं और से डोनेशन अरेंज करना ही नहीं है। नाउ अगर इसने डोनेशन नहीं दिया तो हम इससे एनफोर्स करा सकते हैं, हाँ। तो जो भी चैरिटी प्रॉमिस होते हैं ना वो हम एनफोर्स करा सकते हैं, ठीक है। एनफोर्स कराना मतलब सामने वाले को बोलना कि ये पार्ट तो आप फुलफिल करो। अब एक बार देखो लिखा कैसे, अ ग्रेटिट्यूअस प्रॉमिस टू सब्सक्राइब टू अ चैरिटेबल कॉज कैन नॉट बी एनफोर्स, बट इफ द प्रॉमिस इज पुट टू सम detrimental as a result of acting on faith of promise, or promiser knew the purpose, also knew that the fate of subscription and obligation might be incurred, the promiser would be bound to by the promise। वैसे आप मूवी वाले केस में आप एनफोर्स नहीं करा सकते, यू वर करेक्ट, ठीक है, यू वर करेक्ट। लेकिन अगर किसी चीज से हम डेट्रीमेंटल, मतलब वो हमारे अगेंस्ट चला जाएगा, अगर आपने हमको डोनेशन नहीं दिया, हमको पता है कि हम किस पर्पस के लिए दे रहे हैं, द प्रोमिसर न्यू मैं किस पर्पस के लिए दे रहा हूं, तब हम उससे बाउंड है, मतलब उसको वो प्रॉमिस फुलफिल करना पड़ेगा। क्लियर है सबको? एक बार ये चार, बस 3 लाइन खुद से एक बार पढ़ लो। वही अगेंस्ट ही, डेट्रीमेंटल करवाना। जी हाँ, ओनली। लेकिन चैरिटी के केस में लिखा है कि नहीं करा सकते आप, लेकिन अगर पर्पस पता है, अगर वो चीज हार्मफुल है, अगेंस्ट जा रही है उस चीज के, डेट्रीमेंटल के आगे लिख लो हार्मफुल या अगेंस्ट, ठीक है, अगेंस्ट जा रही है उस चीज की कि आपने नहीं किया तो हमारे अगेंस्ट जाएगा, हमारे नेक्स्ट सेशन नहीं होगा, तो फिर हम उसको बाउंड करा सकते हैं। अब ये बच्चे क्यों लिखा है लॉ में, जब तुम प्रैक्टिकली सोचो, तुम्हारी कोई कंपनी है, ठीक है, तुम्हारी सेक्शन 8 कंपनी है, बीइंग कंपनी सेक्रेटरी, आपको किसी ने प्रॉमिस किया नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए आप पूरे डिपेंडेंट हो गए डोनेशन के। अब वो तो बैठा रहेगा, जाओ कर लो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अगेंस्ट केस फाइल कर लो, कुछ नहीं होता, मैंने तो यूं ही प्रॉमिस किया था, नहीं दिया डोनेशन तो नहीं दिया। लेकिन आपको ये सेक्शन पता है कि एक ग्रेचुटोस प्रॉमिस को एनफोर्स किया जा सकता, तो आप अपनी कंपनी को बचा पाओगे ना। इस तरीके से हम लॉ की बुक खोलते हैं प्रैक्टिकली, और फिर ढूंढते हैं वो सेक्शन कहाँ है जहां से हम अपनी कंपनी को बचा सकते, फिर हम कोर्ट में बात रखते हैं कि देखो लिखा है, तो फिर जजमेंट आपकी तरफ आता है, आपके फेवर में आता है। सबके लिए, सबके लिए मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, पर तुम कंपनी सेक्रेटरी हो तो तुम कंपनी के लिए काम कर रहे हो जनरली, तो मैं तब आपको ये चीज बता रही हूँ। नेक्स्ट टॉपिक है टर्म्स मस्ट बी सर्टेन। अपन ने पढ़ा ऑफर मस्ट बी सर्टेन, एक्सेप्टेंस फुली कम्युनिकेटेड, कंसिडरेशन मस्ट बी रियल सर्टेन। तो कोई भी जो आप बात करो ना वो वेग नहीं होनी चाहिए, मतलब आप कह रहे हो 2 गाड़ी चाहिए, सामने वाला सुन रहा है 3 गाड़ी चाहिए, तो ये नहीं चलेगा। टर्म्स मस्ट बी सर्टेन, आप बस बोल रहे हो भिजवा देना, जितना हो भिजवा देना, ये चीज नहीं चलेगी, आपको सर्टेन बात पे बात करनी पड़ेगी। It follows that what has explained in relation to offer, acceptance or consideration, that to be binding, an agreement must result in a contract, that is to say party must agree on the terms to their कॉन्ट्रैक्ट। तो जो टर्म्स आपने लिखी है एक एक कॉन्ट्रैक्ट, उसके क्लियर इंटेंशन कॉन्ट्रैक्ट में, आपके अग्रीमेंट में प्रॉपरली लिखे होने चाहिए, ठीक है।
Thus, a contract is always based on agreement consensus and EDM, यानी दोनों साइड से क्लियर कट एज इट इज कंसेंट मिलती है, इतना पैसा दूंगा इतना माल दूंगा. An unqualified acceptance of a definite offer, an intention to create legal relationship or consideration. Unqualified acceptance मतलब बच्चे, नहीं कल मैंने बताया था, एब्सोल्यूट होनी चाहिए और अनक्वालिफाइड होनी चाहिए. अनक्वालिफाइड मतलब एग्जैक्ट मीनिंग बताया था मैंने कल अनक्वालिफाइड का. आ, याद क्यों नहीं था लेकिन ये, मुझे रुला दोगे एक दिन तुम लोग, पता है ऐसे मैंने कभी एक्सपीरियंस किया नहीं है जितना मैं पहली बार कर रही हूँ. अनक्वालिफाइड मतलब अनकंडीशनल होना चाहिए, आपके साइड से कोई भी चीज काउंटर में नहीं आनी चाहिए. कल अपन ने डिस्कस किया था और मैंने करीबन 3-4 बार बताया था कि काउंटर नहीं आना चाहिए, विदाउट एनी कंडीशन होना चाहिए, एकदम एब्सोल्यूट, जो उसने बोला है एज इट इज एक्सेप्ट किया. ठीक है. अब इंटेंशन टू क्रिएट लीगल ऑब्लिगेशन, और थर्ड पॉइंट क्या है बच्चे, consideration. Void, voidable, illegal contract, flaws in contract and free consent. Void मतलब बच्चे नॉट एक्सेप्टेबल. ठीक है, नहीं वॉइड मतलब इलीगल नहीं होता है, नॉट वैलिड. ठीक है. फिर वॉइडेबल मतलब कैन बी वैलिड और कैन बी डिनाइड, कैन बी एक्सेप्टेड और कैन बी रिजेक्टेड. और इलीगल, इन दोनों में बस यहाँ डिफरेंस आ जाता है. अगर माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या इलीगल कॉन्ट्रैक्ट किया क्या, नहीं वॉइड कॉन्ट्रैक्ट किया. लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट किया जो मार देंगे हम किसी को, ये क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट है. समझ आया डिफरेंस. अगर लुनैटिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया तो क्या हुआ, वॉइड है. लेकिन लुनैटिक के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया कि तेरी प्रॉपर्टी हम हड़प लेंगे फ्रॉड करके, क्या है, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट. ठीक है. void agreements मार्क करो, इट कैन बी एनफोर्स्ड एंड कन्फर्स नो राइट ऑन ईदर पार्टी, क्योंकि वो क्या हो गया है बच्चे, void हो गया है. डेसिस्टेट ऑल द लीगल इफेक्ट्स, खत्म कर देता है सारे लीगल इफेक्ट्स को, वो होता है void. मतलब माइनर के साथ क्या, ये तो हम बात ही नहीं कर सकते ना आपसे आके, आप कोर्ट में ले आओ कि हमने माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, माइनर हमें पैसे नहीं दे रहा, कोर्ट बोलेगा दिस इज अ void कॉन्ट्रैक्ट, हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे. अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट किया है कि दोनों मिलके एक पर्सन का मर्डर करेंगे, अब वो नहीं कर रहा है तो आप कोर्ट गए कि हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था, किया ही नहीं, वो क्या बोलेगा, इलीगल है, पहले तो दोनों जेल चलो. ठीक है. वही इफेक्ट्स खत्म कर देता है. इट इज रियली नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट एट ऑल, इट इज नॉट एग्जिस्टेंस. वॉइड के साथ याद करो, इट इज नॉट अ कॉन्ट्रैक्ट, उसका एग्जिस्टिंग नहीं है. एक और पॉइंट याद करो, डेसिस्टुएट ऑल द लीगल इफेक्ट्स, क्या कर देता है वो, लीगल इफेक्ट्स को खत्म कर देता है. इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट क्या, नहीं, नॉट एट ऑल और नॉन एग्जिस्टेंस है. वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट में मार्क करो, इज वन विच अ पार्टी कैन पुट टू एन एंड. एक पार्टी को हम देते हैं इधर एक्सेप्ट और इधर रिजेक्ट, सामने वाले के पास ऑप्शन है. कब आता है वॉइडेबल, जैसे कि फोर्स नहीं करते बच्चे, जैसे कि क्या हुआ कि हमने एक ब्लू सोफा ऑर्डर किया था, वही एग्जांपल लेते हैं. ठीक है. लेकिन वो आ गया क्या, रेड. अब उसके पास चॉइस है, आपको रेड अच्छा लग रहा है तो ले लो, नहीं तो मैं चेंज करा देता हूँ, नहीं तो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे हम वॉइड कर देते हैं. तो वो क्या है, अगर उसको सुंदर लगेगा तो वो ले सकता है, नहीं लगेगा तो वो रिजेक्ट कर सकता है. वन पार्टी कैन पुट टू एन एंड. क्लियर है सबको वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. थर्ड है इलीगल अग्रीमेंट्स, जो क्या होता है, अनलॉफुल अग्रीमेंट्स. मार्क करो, वो क्या होते हैं, अनलॉफुल अग्रीमेंट्स. द लॉ प्रोहिबिट्स अग्रीमेंट मेड विद अनलॉफुल ऑब्जेक्ट और कंसिडरेशन, जैसे कि मर्डर को लेके या गन्स को लेके, ये जो हमने लीगली एक्सेप्टेबल नहीं किया उनको लेके अगर हम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या होंगे, वो इलीगल अग्रीमेंट्स. वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं बन सकते. क्यों, अग्रीमेंट क्यों लिखा है बच्चे, इलीगल कॉन्ट्रैक्ट लिखा है क्या, नहीं. इलीगल क्या लिखा है, अग्रीमेंट. असेंशियल्स ऑफ अग्रीमेंट क्या है, लॉफुल ऑब्जेक्ट आप कहते हो ना, तो अनलॉफुल ऑब्जेक्ट है तो असेंशियल तो पूरा किया ही नहीं, तो क्या बना ये, इलीगल अग्रीमेंट. अब वो आपसे ऐसे कंफ्यूज करके पूछेगा कि यह इलीगल कॉन्ट्रैक्ट क्यों नहीं बना, तो आपको बताना पड़ेगा क्योंकि असेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होता है कि वैलिड और लॉफुल कंसिडरेशन होना चाहिए, पर्पस होना चाहिए, तो ही ये कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपर वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, नहीं तो ये क्या रहेगा, अग्रीमेंट ही रहेगा बस. ठीक है.
तीन चीजें देखी, वॉइड, वॉइडेबल और इलीगल। वॉइड यानी destitute all legal fact, not at all a contract और non existence। जब हम देख रहे हैं voidable contract, इन सबके साथ आपको एक एक एग्जाम्पल लिखना है, ठीक है। voidable यानी वन पर्सन कैन पुट टू एंड, वन पार्टी कर सकता, और इलीगल अग्रीमेंट यानी अनलॉफुल ऑब्जेक्ट, अनलॉफुल पर्पस। अब बहुत बढ़िया चीज आ रही है, वो है चीफ फ्लॉज इन अ कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या है, इनकैपेसिटी। इनकैपेसिटी यानी केपेबल नहीं है, माइनर बोला, और लोनाटिक्स अनसाउंड माइंड, इंसॉल्वेंट, ठीक है। उसके बाद मिस्टेक, मिस्टेक यानी गलती, ठीक है। अब मिस्टेक में दो चीजें पढ़ेंगे, मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। मिस्टेक होती है तो अगर सुधारी जा सके तो ठीक है, तो उसमें भी वॉइड, वॉइडेबल, ये सब चीजें कवर होती है। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, बताया कुछ और किया कुछ, गलत शो किया। तो एक होता है इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन और एक होता है विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन। इनोसेंट यानी पता ही नहीं था, गलती हो गई। विलफुल यानी, तो विलफुल मिसरिप्रेजेंटेशन एंड नेक्स्ट चीज है फ्रॉड, आर सेम थिंग, ठीक है। जानबूझ के किया मतलब फ्रॉड ही है ना। फिर अनड्यू इन्फ्लुएंस क्या होता है बच्चे, डोमिनेंस, किसी के इन्फ्लुएंस, मैनिपुलेट करना, किसी के इन्फ्लुएंस में आना, तो उसमें आ जाता है डोमिनेंस। फिर कोवर्जन, कोवर्जन यानी थ्रेटनिंग करना, फोर्स किया है, थ्रेटन किया है। थ्रेटन मतलब जबरदस्ती बोल के गला वाला पकड़ के साइन करवाया कॉन्ट्रैक्ट में, तो ये क्या हो गया, कोवर्जन। तो क्या उसकी कंसेंट थी, नहीं थी। हम कहते क्या एसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में क्या होना चाहिए, फ्री कंसेंट होना चाहिए, मतलब ये अगर होंगे फ्लॉज तो फ्री कंसेंट नहीं है। फिर इलीगैलिटी, इलीगैलिटी मतलब बाद में आपने इलीगल कर दिया। और इम्पॉसिबल, हो ही नहीं सकता ऐसा, ऐसा काम उसको बोला जो पॉसिबल है ही नहीं, जो मैं आपको कूदने वाला बता रही थी। अब पहला है कैपेसिटी टू कॉन्ट्रैक्ट में बच्चे, फ्लॉज इन कैपेसिटी, कैपेसिटी एंड पर्सन। क्या क्या दिए हैं देखो पॉइंट्स, माइनर, lunatic और person disqualified from contracting any law which are they subject। मतलब disqualified person, lunatic और minor, ये लोग capable नहीं है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है माइनर वाला। पहले तो ये तीन पॉइंट याद कर लो। कैपेसिटी, हु आर इनकेपेबल टू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर, लोनाटिक्स और डिस्क्वालिफाइड पर्सन। जब हम देखते हैं माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, माइनर मतलब जो 18 साल का हो। फिर in case of a guardian has been appointed to the minor where the contract is an under guardianship court of law, the person continues to be minor until he has completed the age of 21, ठीक है। अगर गार्जियन के साथ है तो 21 साल तक करेगा। वैसे माइनर की एज 18 करेक्ट बोल रहा है वो, वैसे माइनर की एज क्या होती है, बिलो 18, ठीक है। According to Indian contract, no person is competent to enter into contract who is not the age of majority. It is finally laid off privacy of एक ये मोहिरी बीबी दामोदर घोष केस मार्क करो, जिसने क्लियरली बोल दिया कि माइनर के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया ना तो वो क्या हो गया, वॉइड हो गया, ठीक है। In this case, X a minor borrowed 20,000 from Y a money lender। माइनर ने क्या किया बच्चे, 20,000 का लोन ले लिया। एज द सिक्योरिटी ऑफ मनी एडवांस, एक्स एग्जीक्यूटेड अ मॉर्टगेज इन वाइज फेवर। अब उसने क्या किया, मॉर्टगेज भी क्रिएट किया कि भाई आप क्या करो, मैं आपको एक कोलैटरल सिक्योरिटी या चार्ज क्रिएट करके देता हूं, मैंने लोन नहीं पे किया तो इसको यूज। व्हेन sued by Y, the court held that X was void, he cannot be compelled to repay the amount। अगर माइनर के अगेंस्ट कोर्ट गए भी तो उसको बोल देंगे वो नहीं पे करेगा आपका अमाउंट, वो बच्चा है, उससे आप कॉन्ट्रैक्ट किया कैसे। तो मतलब मेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी टू चेक। अब आजकल लोग आधार वगैरह झूठा दिखा देते हैं, अपनी एज मेजर दिखा देते हैं, तो अगर आप इस चीज को प्रूफ कर सकते हो कि ये माइनर नहीं है, इसने ऐसा हमको शो किया है, ये प्रूफ्स दिए हैं, इसलिए हमने इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया, तो फिर आप कहीं कुछ बच सकते हो, वरना तो माइनर हमेशा छूट जाता है। क्लियर है। अब माइनर के साथ पहला पॉइंट क्या याद करना है कि एज क्या है, 18 ईयर्स। उसके बाद अगर आप गार्जियन रखते हो तो आपकी मेजॉरिटी एज क्या हो जाती है, 21। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट क्या कहता है कि जब तक वो माइनर है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, कॉन्ट्रैक्ट विद द माइनर इज वॉइड। एक केस देखा हमने मोहिबिरी वाला और दामोदर घोष, जिसमें क्या हुआ, 20,000 का उसने लोन लिया और बदले में क्या रखा, मॉर्टगेज रखा। उसके बाद कोर्ट में सूट फाइल किया, कोर्ट ने क्या हेल्ड किया कि वो माइनर है, ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है। पूछो
21 वाला कह रहा है कि कोर्ट ऑफ वॉज, मतलब इंग्लिश लॉ में कहते हैं, अपने इंडिया में नहीं कहते, कोर्ट ऑफ वॉज यानी इंग्लैंड में ऐसा कहते, इंग्लिश लॉ में ऐसा कहते हैं कि अगर आप किसी गार्जियन के साथ काम करते हो तो आपकी एज 21 हम काउंट करेंगे कि 21 तक गार्जियन के साथ रहो, ठीक है। इंडियन लॉ में नहीं कहते, इंडियन लॉ में मेजॉरिटी 18 के बाद आ जाती है, ठीक है। अब देखो, फॉलोइंग पॉइंट्स मस्ट बी केप्ट इन माइंड विथ रिस्पेक्ट टू माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। इसमें ना तुम स्टिकी नोट निकालो पहले तो, नहीं नहीं मैं हेड्स लिखवा रही हूँ बेटे, या साइड में लिखना है तो साइड में लिख लो। चलो पहला वाला लिख लो, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट साइड में लिख लो, मत लिखो स्टिकी नोट, छोड़ दो। पॉइंट नंबर 1 के आगे लिख लो, निकाल लिया तो लिख ले, ठीक है। पहला पॉइंट वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, हाँ पॉइंट्स लिखे ना माइनर के। फर्स्ट पॉइंट में वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स, सेकेंड पॉइंट में नो रैटिफिकेशन, थर्ड पॉइंट में एस्टोपल, फोर्थ पॉइंट में फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन, वही आधार वाला फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लिखा फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट में आपके में ABCD लिखा होगा शायद, है ना। फिफ्थ पॉइंट में लाइबिलिटी ऑफ नेसेसरीज, लाइबिलिटी ऑफ नेसेसरीज। सिक्स्थ पॉइंट नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। सेवेंथ में एजेंसी पार्टनरशिप्स, सेवेंथ में एजेंसी एंड पार्टनरशिप, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, सिक्स्थ पॉइंट। सेवेंथ में एजेंसी एंड पार्टनरशिप। एट्थ में इंसॉल्वेंसी, एट्थ इंसॉल्वेंसी। और नाइन्थ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गार्जियन, और नाइन्थ कॉन्ट्रैक्ट्स बाय गार्जियन। एक एक पॉइंट इक्वली इंपॉर्टेंट है माइनर का, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ हाँ ABCD जो लिखा है उसी की है, वही बोला बच्चे की स्टिकी नोट लेके निकाल दिया था आपने। चलो पहला पॉइंट क्या लिखा है बच्चे, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट, मतलब जो हमने अभी केस पढ़ा ना वही है कि माइनर्स कॉन्ट्रैक्ट इज ऑल टुगेदर वॉइड इन लॉ। इवन इफ आपने कोई मॉर्गेज क्रिएट करवाया, उससे कोई लोन दे के बात की, तभी भी कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा, वॉइड होगा। नेक्स्ट है, सिंस द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड एब इनिशियो, वॉइड एब इनिशियो मतलब शुरू से स्टार्टिंग से ही वॉइड है। इट कैन नॉट बी रेक्टिफाइड बाय माइनर अटेनिंग द एज ऑफ मेजोरिटी, मतलब अब तो 18 साल का हो गया ना, अब हमको लोन दे दे, तो हम ऐसा नहीं करते। क्लियर है। थर्ड पॉइंट एस्टोपल, इट इज एन इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल। एस्टोपल में क्या होता है बच्चे, जनरली और साइलेंट रहता है, ठीक है। टू एक्सप्लेन, सपोज x मेक्स अ स्टेटमेंट टू y and intends that later should believe and acted upon it, later on x cannot resile this statement and make a new one. In other words, x will be stopped from denying his previous statement, क्योंकि तब वो चुप था, अब क्यों मना कर रहा है, ठीक है। बट अ माइनर कैन ऑलवेज प्लीड माइनॉरिटी एंड इट इज नॉट स्टॉप फ्रॉम डूइंग सो इवन ही हैड प्रोड्यूस्ड अ लोन और एंटर्ड इनटू सम अदर कॉन्ट्रैक्ट बाय फॉल्सली रिप्रेजेंट दैट ही वाज फुल एज व्हेन इन रियलिटी ही वाज अ माइनर। लेकिन माइनर ने अपनी एज बता दी थी 24 साल और था कितना, 17 साल का। तो अब किसी ने ऐसे माइनर की एज बताई कि ये मेरा बेटा है 24 साल का, तो वो चुप था, उसको क्या बोलना चाहिए था कि नहीं अंकल जी मैं तो 18 का हूं। यहाँ पे लेकिन माइनर अपनी बात रख सकता है कि वहां पे मेरे को स्टॉप कर दिया गया था पर मेरी रियल एज तो क्या है, 18 है, ठीक है। फिर डी पॉइंट, डी पॉइंट की हेडिंग क्या लिखी है आपने, नेसेसरीज, है ना। नेसेसरीज fraudulent representation, ठीक है। But where the loan was obtained by fraudulent representation by minor or some property was sold and transaction are set aside as being void, the court may direct the minor to restore the property to another। अब इसमें क्या होता है, restore बस मार्क कर लेना। इसमें क्या होता है बच्चे, अभी हमने क्या पढ़ा कि अगर किसी ने किसी से लोन लिया, एक माइनर ने लोन लिया, तो क्या वो कोर्ट में उसको हम उसके अगेंस्ट बात कर सकते क्या, नहीं। लेकिन सपोज सपोज माइनर ने एक पर्सन से बोला आप कार दे दो, अपन कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैं आपको महीने का रेंट दूंगा। इसने रेंट नहीं दिया है,
माइनर ने रेंट नहीं दिया, और कार किसके पास है, माइनर के पास है। अब जब कोर्ट में सूट फाइल करने जाएंगे तो कोर्ट क्या बोलेगा, रेंट मत मांगो उससे, रेंट के लिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइड है, लेकिन कार रिस्टोर करो, जो प्रॉपर्टी आपने ली है वो आपको रिस्टोर करनी पड़ेगी। यहां पे माइनर को सिर्फ ये बोला जाएगा पैसे मत दो, लेकिन तुमने जो गाड़ी ली थी वो तुम वापस करो। तो फ्रॉडलेंटली तुमने रिप्रेजेंट किया तुम्हारी अपनी गलत एज, तो अगर कोई प्रॉपर्टी ली है तो वो रिस्टोर करने को हम बोलेंगे। रिस्टोर मार्क किया सबने, हाँ, नहीं माइनर को कभी नहीं लगाते अपन, कुछ भी नहीं बोलते उसको। फिर माइनर एस्टेट इज लाइबल टू पे अ रीजनेबल प्राइस फॉर नेसेसरी सप्लाई टू हिम टू एनीवन द माइनर। अब एक बात बताओ, 18 साल का बच्चा है, ठीक है, फैमिली में कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं, दूर दूर तक नहीं, लेकिन क्या काम नहीं करते क्या 17-18 के लोग, कुछ ना कुछ तो काम करते ही हैं अपना घर चलाने के लिए, कोई छोटा भाई बहन होगा उसको पालने के लिए। अब ये राशन पानी लेके आया, ठीक है, और इसने उसके पैसे नहीं दिए हैं, तो ऐसे तो वो हर महीने करेगा, और माइनर बोल के बच्चे एटलीस्ट 18 साल तक तो मुझे फ्री में नेसेसिटीज मिलेंगी। ऐसा नहीं हो सकता ना, एक घर में रह रहा है और उसका रेंट नहीं भर रहा है कि मैं तो माइनर हूं तुम्हें जो करना है कर लो, ऐसा नहीं होता है। अगर आप कोई नेसेसिटीज यूज कर रहे हो बीइंग माइनर, उतना अमाउंट तो आपको पे करना ही पड़ेगा, आप ये बोल के नहीं बच सकते कि आप क्या हो, माइनर हो, ठीक है, ये क्लॉज उन्होंने डाल दिया है। प्रॉपर्टी नहीं बची, ये दूसरा पॉइंट है। रिस्टोर वाला था फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन, रिस्टोर में याद रखो फ्रॉडलेंट, उसने जानबूझ के अपनी एज गलत बताई और गाड़ी ले ली, तो उसको क्या बोला, गाड़ी वो करो। यहाँ पे क्या लिखा है बच्चे, एक रीजनेबल प्राइस फॉर द नेसेसिटीज पे करनी पड़ेगी, एक रीजनेबल प्राइस। आप उसको बोलो कि यार इसी राशन के हर महीने के तुम 2 लाख दो, नहीं, जितना होता है 10,000 5,000 उतना आपको अमाउंट देना पड़ेगा। An agreement by minor being void, the Colbit court will never direct specific performance of a contract. Minor को कभी नहीं बोला जाएगा कि specific performance करो। A minor can be agent, हो सकता है एक agent, but he cannot be a principal nor can be a partner. लेकिन benefits के लिए partner बनता है। minor अपन partnership act 55 में पढ़ा होगा ना, माइनर पार्टनर बनता है ओनली फॉर प्रॉफिट्स, ओनली फॉर बेनिफिट्स, लॉस के लिए कभी नहीं बनता है। पर्सनल लाइबिलिटी पार्टनर की कभी नहीं आती है। तो नीदर ही कैन बी अ प्रिंसिपल, नीदर ही कैन बी अ एजेंट, सॉरी पार्टनर। प्रिंसिपल और पार्टनर 18 साल का बच्चा कभी नहीं बन सकता, पार्टनर बन सकता है लेकिन फॉर benefits. Since a minor is never personally liable, he cannot be adjudged as insolvent. हम कभी उसको लाइबल ठहराते ही नहीं, तो हम कभी उसको दिवालिया बोलेंगे भी नहीं, ठीक है। अब एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट पॉइंट क्या देखा था बच्चे अपन ने, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होता है माइनर के साथ इवन इफ मॉर्गेज या रीपेमेंट ऑफ लोन की बात होगी तो भी। सेकेंड पॉइंट क्या देखा, नो रेक्टिफिकेशन, क्योंकि वो स्टार्टिंग से ही वॉइड है, जैसी उसकी एज आ गई तो भी आप उसको नहीं बोलोगे कि अब तुम अपना कॉन्ट्रैक्ट फुलफिल करो। थर्ड एस्टॉपल वाला, ठीक है। फ्रॉडलेंट रिप्रेजेंटेशन में क्या था, रीस्टोर करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, फिर नेसेसरीज के लिए रीजनेबल प्राइस पे करना पड़ेगा। उसके बाद क्या था बच्चे, नो स्पेसिफिक परफॉर्मेंस फ्रॉम फॉर द माइनर, और सिंस पर्सनली लाइबल नहीं होता तो इंसॉल्वेंट भी कभी भी डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। और लास्ट पॉइंट क्या बच्चे, नीदर ही कैन बी अ प्रिंसिपल, नीदर ही कैन बी अ पार्टनर, ही कैन बी अ पार्टनर फॉर बेनिफिट्स एंड ही कैन बी अ एजेंट टू, ठीक है। एन अग्रीमेंट बाय पेरेंट और गार्जियन, और ये बहुत इंटरेस्टिंग है, क्या होता है इसमें, मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हमारे पेरेंट्स सोच लेते हैं कि हमारा बच्चा होगा या बच्ची होगी, या जो हमारा बच्चा है या बच्ची है उसकी शादी हम इससे कराएंगे, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, आपस में पेरेंट्स कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि जब मेरा बेटा बड़ा होगा तो आपकी बिटिया ही हम लेंगे, ठीक है। पुराने पिक्चरों में होता था ना, कॉन्ट्रैक्ट भी बहुत पुराना है, ठीक है। अब क्या होगा, जब शादी करने की बात आई तो ए को तो सी से प्यार था, तो उसने बोला मैं बी से शादी तो नहीं करूंगा। अब वो जिद पे अड़ गया, क्या वो अपने पेरेंट्स के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है कि मैं तो माइनर था, मेरे लिए कैसे कॉन्ट्रैक्ट किया इन्होंने। आज की डेट में तो कर सकता है, पुराने जमाने के हिसाब से नहीं सोचना, जेन्युइनली बताओ, कर सकता है। अब क्या होता है ना, कोर्ट क्या बोलेगा, कोर्ट किसकी सुनेगा, घर का मामला खुद खत्म करो, और कोर्ट बाकी बैठा क्यों है, घर में मामला, हाँ सोशल मैटर नहीं है ना बच्चे, प्रॉपर अग्रीमेंट हो गया है,
प्रॉमिस नहीं है, अग्रीमेंट हो चुका है, दहेज वहेज की बात सब हो गई है। बिटिया को दो जोड़े में दो, यही दहेज है, यही दहेज है ना, दो जोड़े में लड़की भेजो। लड़की हुई हमारी वही। क्या? हम पेरेंट्स हैं, हम मेजर हैं, हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है, बीइंग गार्जियंस। जिनके लिए है वो माइनर है, पर वो तो हमारे बच्चे हैं ना। कोर्ट सोचता है यहाँ पे, ये यहाँ पे कोर्ट सोचता है कि बीइंग गार्जियंस अगर माइनर के लिए कुछ उन्होंने डिसाइड किया है तो उन्होंने सही सोचा होगा। जरूरी नहीं है, तो फिर डिस्कशंस होंगे, प्रूफ करो कि ये डिसीजन आपके लिए क्यों रॉन्ग है। बालिका वधु में तो करा देते हैं ना बालिका की शादी। तूने देखा है क्या पूरा? एक बार देखते हैं। An agreement by parent or guardian entered into in behalf of minor is binding on him provided that it is for benefit of his legal necessity। अगर मैंने आपके लिए कोई प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, आप मेरे बच्चे हो, आपके लिए मैंने प्रॉपर्टी का कॉन्ट्रैक्ट, तो वो आपको सही लगेगा ना। हाँ, जमा किए हैं, बढ़िया। तो शादी के लिए क्यों बोलना है? क्या मैंने कोई शायरी थोड़ी बोल रही है। एक और बार है, वंस मोर। अगर मैंने अपने बच्चे की प्रॉपर्टी, कहीं प्रॉपर्टी को लेके, लैंड को लेके कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, तो क्या वो सही है माइनर के लिए? तो उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो उसके बेनिफिट के लिए जो भी कॉन्ट्रैक्ट्स हुए हैं वो उसके लिए वैलिड हैं। तुम ये समझ लो अब, ठीक है? अब इसमें केस देखो, फॉर गार्जियन और माइनर, for guardian of minor may enter into contract of marriage on behalf of minor, and such contract would be good in law and action for its breach would lie, the contract is for benefit of the माइनर। तो अगर आपको मैरिज का क्वेश्चन आ जाए तो आप मत लिख के आना कि ये तो गलत है, ये तो ऐसा हो गया। वो कह रहे हैं अगर पेरेंट अपने बच्चे के बेनिफिट के लिए कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं बीइंग गार्जियंस, तो माइनर को उसे एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो उसके लिए गुड इन लॉ होना चाहिए, वरना नहीं। अब शादी ऑब्वियसली नाउ, एट नाउ सिनेरियो, मतलब अभी के सिनेरियो के हिसाब से वी विल नॉट एक्सेप्ट दिस, तो पेरेंट्स करेंगे भी नहीं ऐसा। और अगर आपको कोई केस आ गया तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट कहता है कि अगर गुड इन लॉ है वो चीज तो एक्सेप्टेबल है, नॉट इन गुड लॉ है तो फिर एक्सेप्टेबल नहीं। ठीक है? नेक्स्ट क्या है? लुनाटिक्स अग्रीमेंट। लुनाटिक अग्रीमेंट यानी पागल, तू पागल। ठीक है, मतलब अनसाउंड माइंड। ठीक है, लुनाटिक मतलब अनसाउंड माइंड। अब lunatic agreement is therefore void, any person making contract with a person who is unsound mind it void। अब आपको ये सब पता होगा कि जब वो साउंड माइंड का होता है तब कॉन्ट्रैक्ट किया हो तो वो क्या होता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। इट इज एन असेंशियल थिंग कि वो उस टाइम पे क्या हो? साउंड। दिन भर नशे में रहता है, 2 घंटे बस होश में रहता है, उस टाइम जाके कॉन्ट्रैक्ट कर लिया तो वैलिड है? वैलिड है। दिस इज टू से फॉर द पर्पस, हाँ, this is to say for the purpose of making contract, the person of unsound mind is at the time making contract, he is incapable of understanding and forming rational judgment। ये दो वर्ड्स याद कर लो। ये आपको पता है अनसाउंड माइंड के साथ कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइड है। क्यों? क्योंकि जब अनसाउंड माइंड वो होता है, वो क्या होता है? रैशनल जजमेंट नहीं ले सकता, और अंडरस्टैंडिंग भी उसकी वीक है, उस टाइम पे वो नहीं समझेगा। ठीक है? The same man which is delirious from fever, who is so drunk that he cannot understand the terms of contract or form a rational judgment, ये वाला point पढ़ रही हूँ, to effect his interest cannot contract wish list of delirium to state drunkenness last। A person under influence of hypnotism is temporarily अनसाउंड माइंड। सिर्फ नशा नहीं होता है, दवाइयों का भी नशा होता है, तो वो उसमें भी है, तो आप तब भी जाके उससे कॉन्ट्रैक्ट मत करिए। ठीक है? फिर है अदर पर्सन क्वालिफाइड एंड डिसक्वालिफाइड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट। डिसक्वालिफाइड सर्टेन पर्सन गवर्न देम टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फॉर एग्जांपल, oath is declared a disqualified proprietor under this act is incomplete to
प्रॉपर्टी। देखो अब इसमें बहुत सारे पॉइंट्स दिए। एक बात बताओ, चाइना के साथ कॉन्ट्रैक्ट बैन किए क्या लॉ गवर्नमेंट ने? चाइना के साथ बैन किया क्या? कुछ सर्टेन टाइम के लिए था, ठीक है। अब मैं जाके उस टाइम कॉन्ट्रैक्ट कर लूं तो क्या वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। यहाँ पे चाइना जो पीरियड में हमने उसको मना किया था उस टाइम के लिए वो क्या है? डिस्क्वालिफाइड है, वो हमारे एलियन एलिमिनी है, एनिमी है। उसके बाद अगर पहले से कॉन्ट्रैक्ट हो गया और फिर वॉर आया तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाएगा? वॉइड डिक्लेयर हो जाएगा कि अब आपका कॉन्ट्रैक्ट भी कंटिन्यू आप नहीं कर सकते। तो इसमें पॉइंट्स है, पहला कौन सा है? एलियन, द पर्सन हु इज नॉट अ सिटीजन ऑफ इंडिया इज एन एलियन। तो जिन 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 फॉरेनर कंपनी, फॉरेनर से ये कंट्रीज के साथ, फॉरेन सिटीज के साथ, कंट्रीज के साथ हमारा वॉर है, वो हमारे क्या है? तो क्या हम फॉरेनर्स के साथ अग्रीमेंट नहीं? हम तो बड़े इंपोर्ट एक्सपोर्ट में एक्टिव हैं। उन कंट्रीज के साथ नहीं कर सकते जिनके साथ हमारा एक एमओयू साइंड है, कंट्रीज के साथ एमओयू, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो उनके साथ हम कर सकते। अब इसमें लिखा है एलियन में बी ईदर एन एलियन फ्रेंड और फॉरेनर हु सोवरेन और स्टेट इज एट पीस विद India, as usually contractual capacity of an Indian citizen. On declaration of war between his country and India, he becomes an alien. बस इतना ही याद रखना, वॉर के बाद वो क्या डिक्लेयर हो जाता है? एलियन। अब लिखा है फॉरेन सोवरेन्स एंड एम्बेसडर्स, ये लोग कौन है? वहां के पब्लिक ऑफिशियल्स, ठीक है। वहां के कौन हो गए? पब्लिक ऑफिसर समझो आप, ठीक है। अब जो वहां के ऑफिसर्स हैं उनके साथ हम डायरेक्ट कॉन्ट्रैक्ट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि हम उनको इंडियन कोर्ट में नहीं घसीट सकते। हमारा इंडियन लॉ वहां की गवर्नमेंट को, वहां के प्राइम मिनिस्टर को, प्रेसिडेंट को अपने कोर्ट में अलाउ करता नहीं है कि हम उनके अगेंस्ट जजमेंट नहीं दे। तो अगर आपको फॉरेन सोवरिनर्स और एम्बेसडर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना है तो थ्रू एन एजेंट करना, और उनका एजेंट कहाँ होना चाहिए? इंडिया में होना चाहिए, तो हम उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते। क्योंकि अगर आपने गलती की तो हम आपके एजेंट को पकड़ेंगे। इंडियन एजेंट को तो हम कोर्ट में ला सकते ना, तो इसलिए इंडियन एजेंट के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना अलाउड है। देखो क्या लिखा है, फॉरेन सोवरनर्स एंड अक्रेडिटेड रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ फॉरेन स्टेट्स, वहां लिख लो हाई कमिश्नर्स लिखा है, वहां लिख लो पब्लिक ऑफिसर्स ऑफ फॉरेन, पब्लिक ऑफिसर्स ऑफ फॉरेन, फॉरेन सोवरेन्स के आगे लिख लो पब्लिक ऑफिसर्स ऑफ फॉरेन, enjoy a special privilege that they cannot be sued in Indian courts. मार्क करो, इंडियन कोर्ट्स में वो सूट नहीं कर सकते अपन उनके अगेंस्ट, unless they voluntarily submit to the jurisdiction of Indian courts. जब तक वो खुद वॉलेंटरी नहीं बोलते। तो हम क्या कहते हैं? वॉलेंटरी तो कोई नहीं बोलेगा, हाँ हाँ अब हमको आपके कटघरे में खड़े होना है, कोई नहीं बोलेगा ना। तो इंडियन लॉ कहता है कि अगर आपको करना है, कैन एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट थ्रू agents residing in India. In such cases, agents become personally liable for the performance of the कॉन्ट्रैक्ट। तो आप अपना इंडियन एजेंट ढूंढो, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कराओ, हम करेंगे। ऐसे तो हम आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। क्या कहलाते हैं ये लोग फिर? डिस्क्वालिफाइड पर्सन। पहला क्या हो गया? एलियन एनिमी। दूसरा क्या हो गया? डिस्क्वालिफाइड पर्सन। अब आते हैं प्रोफेशनल पर्सन। अब तुम तो कंपनी सेक्रेटरी एनसीएलटी में अपियर हो सकते ना, एनसीएलटी में केस लड़ने जा सकते ना। तो अभी एनसीएलटी में केस लड़ना है, ठीक है। मैंने आपको एक कंपनी का केस दिया, इंसॉल्वेंसी का केस है कि मेरी कंपनी इंसॉल्वेंट नहीं है लेकिन मुझे किसी और कंपनी को इंसॉल्वेंट कराना है। तो मैंने आपको केस दिया है कि इसका अगेंस्ट के कंपनी के केस फाइल करो, 1 करोड़ का माल लिया हुआ है, जाके आईबीसी का केस फाइल करो। आपने फाइल किया और आप हार गए, फीस ली थी आपने ₹1,00,000 आईबीसी का केस फाइल करने के लिए, तो सूट फाइल कर सकती हूँ ना आपके अगेंस्ट, प्रॉमिस था ये। तो प्रोफेशनल पर्सन्स को डिस्क्वालीफाई कर दिया हमने इंडियन कॉन्ट्रैक्ट की फीस के लिए ना, कि वो केस हार गए, सूट फाइल करने की जरूरत नहीं है। समझ आया? ऐसे तो हर वकील कोर्ट में खड़ा होगा क्योंकि कभी ना कभी तो वो हारेगा ही। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली कहता है कि हाँ काम तो किया, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट क्लियरली कहता है हार जीत तो होती रहती है, एक ना एक पर्सन तो हारेगा ही। तो आपको उसके अगेंस्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में केस फाइल करने की जरूरत नहीं है। वो पर्सन क्या है? डिस्क्वालिफाइड है। वो क्या है? डिस्क्वालिफाइड। पहला क्या हो गया बच्चे? एलियन एनिमी। दूसरा क्या हो गया? फॉरेन सोवरेन्स एंड फॉरेन स्टेट्स। फिर प्रोफेशनल पर्सन। इसमें क्या लिखा है? इन इंग्लैंड बैरिस्टर्स एट लॉ यानी एडवोकेट्स एट लॉ आर प्रोवाइडेड बाय एटिक्यूट फॉर द प्रोफेशन फॉर सुइंग देयर
fees. So also are fellow and members of Royal College of Physicians and Surgeons, but they can sue and be sued for all the claims other than their professional fees. In India, there is such disability, and the barrister who is in position of an advocate with liberty to both act and plead. Plead यानी जो वो आपके लिए pray करता है, has a right to contract and to sue for his fees. अब बच्चे सिर्फ एग्जाम्पल सुनने हैं, केस लॉज आएंगे इससे, ठीक है, सुनते जाना. पहला हम पढ़ रहे हैं फ्री कंसेंट, फ्लॉज इन कंसेंट में पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि म्यूचुअल कंसेंट होनी चाहिए. अगर एक पर्सन आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपकी भी उसमें क्या होनी चाहिए, कंसेंट होनी चाहिए. मतलब दोनों पार्टीज की क्या होनी चाहिए, कंसेंट. सेक्शन 2021 में दिया है मिस्टेक. मिस्टेक मतलब आप कह रहे थे गलती, ठीक है. मतलब गलती इनोसेंटली भी होती है और गलती जानबूझ के भी होती है, तो मैंने आपको बताया, ठीक है. अब क्या हुआ है, जानबूझ के किया तो फ्रॉड ही हुआ, ठीक है. द लॉज दैट सेज दैट इट विल नॉट एड एनीवन इवेड कॉन्सिक्वेंस ऑन द प्ली दैट ही वाज मिस्टेकन. मतलब कोर्ट के सामने बोलो ना गलती हो गई तो कोर्ट कभी सुनता नहीं है इस बात को. तो हम कहते हैं कि दो टाइप की गलती हो सकती है, एक मिस्टेक ऑफ लॉ और एक मिस्टेक ऑफ फैक्ट. मिस्टेक ऑफ लॉ क्या हुआ, कि लॉ की गलती आपको ऐसा लग रहा है पढ़ के, एडवोकेट ने गलत इंटरप्रिटेशन किया. इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मिस्टेक ऑफ लॉ कहता है, जैसे कि मैं एग्जांपल देती हूँ कि हम इंडियन रूल्स क्या कहते हैं कि आपको ट्रैफिक रूल्स फॉलो करना है, ठीक है, आपको वन साइड सीट बेल्ट लगाना है, ऐसा इंडिया में रूल है, ठीक है. मतलब कि अगर आपको रास्ते चलते गए और सिग्नल भी क्रॉस कर लिया, ठीक है, रेड लाइट थी उसको भी आपने क्रॉस कर लिया, आपको वहां पे ट्रैफिक पुलिस ने रोका और आप ये बोलो हमको पता ही नहीं था रुकना है, वो मानेगा क्या. इंडियन लॉ एक्सपेक्ट करता है कि आप इंडियन सिटीजन हो ना, यहाँ का लॉ जानते हो. उसको ये लगता है कि आप इंडियन लॉ का एक्सक्यूज मत दो कि हमको पता ही नहीं था, ये तो हमसे गलती हो गई, ठीक है. लेकिन अभी जब मैं बाकू गई थी तो वहां पे क्या हुआ था, बाकू अजरबैजान गई थी, तो वहां पे क्या हुआ था, जो पार्टनर सीट होती है, ठीक है, साइड सीट वाले को भी सीट बेल्ट लगाना होता है, वहां पे ये रूल था, ठीक है. तो हम जब ट्रैवल कर रहे थे तो हम लॉन्ग हाईवे में थे और हमको पीछे से आके एक पुलिस ने रोक लिया था, ठीक है. वो भी मस्त कार में आया, उसने हमको रोका इंडिकेटर देके. हम 100 की ओवर स्पीड में थे, ड्राइवर था पर साइड वाले को सीट बेल्ट लगाना था. अब वहां रूल कैसा है, वहां कैमराज लगे, उसने बकायदा हमको वो कैमरा दिखाया और उस कैमरा में दिख रहा था कि वो जो मेरा फ्रेंड है उसने सीट बेल्ट नहीं लगाया, बकायदा क्लियर इमेज, द ड्राइवर कैन बी सीन एंड द साइड पर्सन ऑल्सो, और उसने हमको फाइन चार्ज किया. अगर हम नहीं एक्सेप्ट करते, ठीक है, कि हमें फाइन नहीं देना है और हम कोर्ट ऑफ लॉ जाते, ठीक है, और हम इंडियन कोर्ट भी आ जाते क्यों, हम इंडियन सिटीजन हैं, हम वहां जाके केस लड़ेंगे, ठीक है, हमारा जुरिस्डिक्शन वहां का है, तो इंडियन कोर्ट के सामने बोलती ना अगर कि पता नहीं था, तो वो एक्सेप्ट कर लेता. क्यों, क्योंकि इंग्लिश लॉ है, मुझे वहां के लॉज नहीं पता. हम एक्सपेक्ट करते हैं आपसे कि यहाँ के लॉ आपको पता हो, आप इंग्लिश लॉ बोलोगे नहीं पता तो हम एक्सेप्ट कर लेंगे कि चलो वो क्या है, मिस्टेक है, ठीक है. मतलब कि मिस्टेक ऑफ लॉ दो टाइप की, इंडियन लॉ और इंग्लिश लॉ. इंडियन लॉ किया तो कॉन्ट्रैक्ट को वो एक्सेप्ट कर लेगा कि चलो कोई बात नहीं मिस्टेक थी. इंग्लिश लॉ अगर नहीं पता था तो इंडियन लॉ में वो एक्सेप्ट नहीं करेगा कि आपकी गलती है, आपने खुद से ये गलती की है. हम एक्सपेक्ट करते हैं इंडियन लॉ आपको पता हो, इंग्लिश लॉ आपको नहीं पता था, हम एक्सेप्ट करते हैं चलो कोई बात नहीं. मिस्टेक में मार्क कर, इफेक्ट ऑफ मिस्टेक में मार्क करो. अब a mistake is the nature of miscalculation or error or judgment by one or बोथ पार्टीज. कोई एक चीज बोलता है, कोई एक चीज सुनता है, ये भी एक मिस्टेक है. कोई ना कोई एरर है, कोई ना कोई जजमेंट है, कोई ना कोई मिसकैलकुलेशन. जैसे कि आप बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत सारा सामान लिया और उसने बोला 4,212 रुपए, ठीक है, और आप एक्सेस पे कर देते हो, तो उसकी रिस्पेक्ट, उसकी कहाँ आपको रिस्पेक्ट करनी है कि वो बाकी का पैसा आपको रिटर्न करे, ठीक है, तो वो कैलकुलेट करे. अगर उससे वो मिस कैलकुलेशन हो जाए तो ये क्या है, मिस्टेक है. ये क्या है, एक एरर है, ठीक है. विटल ऑपरेटिव मिस्टेक, मिस्टेक मस्ट, अगर मिस्टेक होती है तो कॉन्ट्रैक्ट जनरली क्या होता है, वॉइड होता है, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, फ्री कंसेंट होनी चाहिए, ठीक है. अब मिस्टेक कैन बी ऑफ अ फैक्ट एंड नॉट लॉ और ओपिनियन. फिर लिखा है मिस्टेक मस्ट बी असेंशियल टू अग्रीमेंट. तो अगर वो गलती है
और उससे कॉन्ट्रैक्ट आगे बढ़ ही नहीं सकता, तो वो एक असेंशियल पार्ट है और मस्ट मस्ट ऑन द पार्ट ऑफ बोथ द पार्टीज, दोनों दोनों का कुछ ना कुछ नुकसान होगा गलती से। अब लिखा है मिस्टेक ऑफ लॉ और मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ लॉ में लिखा है मिस्टेक ऑफ लॉ ऑफ लैंड, द कॉन्ट्रैक्ट इज बाइंडिंग बिकॉज एवरीवन इज डीम्ड टू हैव द नॉलेज ऑफ लॉ ऑफ लैंड। लॉ ऑफ लैंड यानी जिस लैंड पे हम हैं, इंडियन लॉ, ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, हमको नहीं पता था ये तो एक्सक्यूज आप दे ही नहीं सकते। बट मिस्टेक ऑफ फॉरेन लॉ और मिस्टेक ऑफ प्राइवेट राइट्स आर ट्रीटेड एज मिस्टेक ऑफ फैक्ट्स एंड एक्सक्यूजेबल। मतलब फॉरेन लॉ अगर है और वो बोला कि नहीं पता था, हमको नहीं पता वहां पे हमारे ये राइट्स कवर होते हैं, तो वो हम एक्सक्यूज करेंगे, हम कंसिडर करेंगे कि वो आपको नहीं पता है। क्लियर है सबको? The law of foreign countries proved in Indian courts as ordinary facts. So mistake of foreign law makes the contract as void. Similarly, if the contract is made of private rights of the parties, it would be void. Example, A buys property which already belongs to him. अपनी प्रॉपर्टी खुद खरीद ली, ये क्या है? मिस्टेक मिस्टेक है। करेक्ट, हाँ करेक्ट, बट क्या है ये? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है। हाँ वही चीज हो गई बिल्कुल, ठीक है। अब क्या है मिस्टेक और यूनिलैटरल मिस्टेक। अब यूनिलैटरल और बायलैटरल में डिफरेंस, एक पर्सन और दो पर्सन। मतलब कि अभी मुझसे अभिजीत है ना, उसने पूछा भी था कि अगर एक पर्सन गलती करता है तो क्या मिस्टेक कॉन्ट्रैक्ट को वॉइड कर देता है कि कॉन्ट्रैक्ट चलता है? तो वो वॉइडेबल कर देता है। लेकिन दोनों पार्टीज ने मिस्टेक की है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है, ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ समझ आया? दो चीजें थी, क्या? फॉरेन लॉ और इंडियन लॉ। अगर फॉरेन लॉ पे ऊपर बात आती है, कॉन्ट्रैक्ट क्या हो जाता है? वॉइड हो जाता है। इंडियन लॉ पे बात आती है तो हम वॉइड नहीं करते, आपको पनिश करते हैं। क्यों? क्योंकि एक्चुअल मिस्टेक हुई है, ठीक है। फिर मिस्टेक यूनिलैटरल में लिखा है कि मिस्टेक मस्ट बी म्यूचुअल और बायलैटरल, यानी कि दोनों पार्टी की गलती। और यूनिलैटरल मिस्टेक यानी ओनली वन पार्टी की गलती। इट इज जनरली नो इफेक्ट अनलेस इट कंटेन सम फंडामेंटल फैक्ट द अदर पार्टी इज अवेयर ऑफ द मिस्टेक, यानी जो पर्सन गलती कर रहा है उसको पता है कि मैं जानबूझ के गलती कर रहा हूं। फॉर दिस रीजन एरर और जजमेंट ऑन द पार्ट ऑफ वन पार्टी हैज इफेक्ट एंड द कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड। हैज इन इफेक्ट वन पार्टी मतलब वॉइडेबल, ब्रैकेट में लिख लो वहां पे वॉइडेबल। अगर वो बोलेगा चल जाएगा तो कॉन्ट्रैक्ट क्या बन सकता है? वैलिड। अगर वो बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट नहीं चल सकता तो क्या बन जाएगा? वॉइड। Mistake or common mistake as to subject matter. A contract is void when the parties is assumed certain state of things exist which does not actually exist. मतलब उसने बोला कार ले जाओ, बहुत बढ़िया है, और इसने इसका ना एवरेज इतना अच्छा है कि आपको रोड पे 25 का एवरेज देती है, लेकिन क्या वो एक्चुअल में देती है? नहीं देती। तो उसने उसको गलत रिप्रेजेंट किया, बिना चेक किए उसने भी एक्सेप्ट कर लिया। तो दोनों पार्टीज की गलती है। आपको टेस्ट ड्राइव मिलती है ना, आप चेक करो कि एवरेज कितना दे रही है। और एक नहीं, आजकल तो कंपनीज 2 या 3 बार भी देती, घर तक गाड़ी लेके आएंगी अच्छी कंपनीज और फिर आपको टेस्ट ड्राइव देंगी। तो अगर आपने टेस्ट किया है तो ये दोनों साइड से गलती कि आपने देखा ही नहीं कि 25 का एवरेज देती है और उसने आपको कहा था कि 25 का एवरेज देती है। अब जब मिस्टेक ऑन बोथ द पार्टीज है तो उसके टाइप्स हैं, मतलब बायलैटरल मिस्टेक के टाइप्स हैं। एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। एग्जिस्टेंस मतलब बच्चे जो जो एग्जिस्ट कर रहा। अब दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि मुझे तुम्हारा हॉर्स चाहिए, ठीक है। उसने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, हाँ भाई मेरा हॉर्स ले जा तू 20,000 रुपए में। जब देखा तो हॉर्स डेड था, तो सब्जेक्ट मैटर है क्या? नहीं, उसको तो हॉर्स चाहिए था, उसको 20,000 चाहिए था। अब सब्जेक्ट मैटर ही नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे होगा? नहीं होगा। तो ये क्या हो गया? बायलैटरल मिस्टेक। क्यों? क्योंकि हॉर्स के ओनर ने चेक ही नहीं किया कि हॉर्स ठीक है कि नहीं और कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ये क्या हो गया? मिस्टेक एज टू सब्जेक्ट मैटर का एग्जिस्टेंस। फिर आइडेंटिटी। बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई चीज, हम दुकान जाते हैं सुनते ही नहीं है, बोल रहे हैं ये वाली चीज उतार के दो तो कुछ और ही उतार के देंगे, बोल रहे हैं ये वाला साइज चाहिए तो सुनते ही नहीं, कई बार लड़ाई होती है, सुन ही नहीं रहे हो क्या मांग रहे हैं और कुछ कुछ और दिखाते जा रहे हो। तो इट इज आइडेंटिटी। जब हम दिखा रहे हैं कि हमको ऐसा प्रोडक्ट चाहिए और आप कोई और प्रोडक्ट दिखा रहे हो तो वो भी क्या है? एक मिस्टेक है। मिस्टेक एज टू क्वांटिटी। हम कह रहे हैं 3 राइफल चाहिए, आप दे रहे हो 50 राइफल, हमको तो 3 ही चाहिए, तो आप 50 राइफल क्यों दे रहे हो? तो क्वांटिटी क्या हो गई? गलत हो गई। मिस्टेक एज टू
क्वालिटी, घटिया क्वालिटी का देते जा रहे हो और दिखा रहे हो अच्छी क्वालिटी का, लेकिन जब देने की बात आ रही है तो घटिया क्वालिटी सर्व करो। मिस्टेक के 4 पॉइंट्स है बच्चे, क्या क्या? एग्जिस्टेंस ऑफ सब्जेक्ट मैटर, वहां कौन सा एग्जाम्पल दिया? हॉर्स का। मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी, जो चीज शो कर रहे हैं वो नहीं दिखा रहे, कुछ और दिखा रहे। फिर क्वांटिटी, राइफल वाला एग्जाम्पल। फिर क्वालिटी, बेस्ट क्वालिटी और लो क्वालिटी। एक बार अभी के अभी शॉर्ट वन लाइनर में पॉइंट से फटाफट रीड करो, सिर्फ एक एक लाइन के पॉइंट्स है। यही सब्जेक्ट मैटर, आइडेंटिटी, हर पॉइंट के आगे बच्चे एक केस लॉ दिया है, मतलब एक एग्जाम्पल दिया है आपको, तो वो एग्जाम्पल से ही आपको केस बन के आएगा। पर चेक ही नहीं किया ना, यही तो मिस्टेक है। पर्पस समझो, नहीं करना पड़ेगा ना, मिस्टेक हो गई ना, वॉइड हो गया कॉन्ट्रैक्ट। दो देखो मैंने आपको समझाया, यूनिलैटरल एक साइड से मिस्टेक है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड। दोनों पार्टी से मिस्टेक होती है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? वॉइड होता है। तो ये बस टाइप्स है कि मिस्टेक कौन कौन सी, इन सब में वॉइड हो जाता है, लेकिन कौन कौन सी जगह पे आप ये देख सकते हो कि मिस्टेक बायलैटरल होती है। ठीक है, पढ़ लिया सबने? अब लिखा है यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यूनिलैटरल मिस्टेक एज टू आइडेंटिटी ऑफ अ पर्सन कॉन्ट्रैक्टेड विद। दोनों में एक बार रीड लिखो पहले तो। General rule that a person who signs the instrument is bound by the items even if it has not read it. But a person who signs a document under fundamental mistake as to its nature, not merely as contract, may have it avoided provided the mistake was due to। मतलब कि दो लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, एक ने बिना टर्म्स एंड कंडीशंस पढ़ के फटाफट साइन कर दिया, ठीक है। अब वो साइन कर दिया, अब वो बोल नहीं सकता ना कि यार मैंने पढ़ा ही नहीं था टर्म्स एंड कंडीशन और मैंने साइन कर दिया। ऐसी अभी अक्टूबर अपना फाइलिंग सीजन चल रहा है, एक क्लाइंट से मैंने उसको बैलेंस शीट भेजी हुई थी और पीएनएल साइन करने के लिए, उसने क्या किया, हर पेज पे साइन कर दिया। और कहाँ साइन किया? जहाँ सीए का नाम लिखा है, जहाँ डायरेक्टर का नाम लिखा है वहां साइन करना चाहिए। उसको मैंने फोन किया कि आपने क्या किया है ये? मैडम मैंने ना आंख बंद करके साइन कर दिया। तो मैंने उसको डांटा कि ये बैलेंस शीट पीएनएल है, ये आंख बंद करके साइन करने के डॉक्यूमेंट्स नहीं, इतना भरोसा हम पे करने की जरूरत नहीं है, शुड रीड एवरीथिंग। और जहाँ सीए का नाम लिखा है वहां साइन होना चाहिए, ना कि दोबारा भेजना पड़ा। अभी ये उसने क्या किया, उसकी गलती है, मिस्टेक है, लेकिन वो कब बच सकता है? जब वो अंधा है, इलिटरेट है, सेंसिबल नहीं है। इतना बड़ा फार्मेसी का बिजनेस कर रहा है तो इलिटरेट तो है नहीं, चश्मा लगाता है मतलब अंधा तो है नहीं, देख सकता है चश्मे से वो, ठीक है। तो ये इन चीज, अगर वो बोलता कि मैं अंधा हूं, मैं इलिटरेट हूं, मैं सेंसिबल पर्सन नहीं हूं, तो लेकिन उसने क्या बोला, मैं देख सकता हूं लेकिन मैंने आंख बंद कर दी, यहाँ पे क्या हो गई, उसकी मिस्टेक हो। तो मैं लाइबल नहीं हूं यहाँ पे, वो खुद लाइबल है। समझ आया? अ ट्रिक और फ्रॉडलेंट मिसरिप्रेजेंटेशन एज द नेचर टू अ डॉक्यूमेंट। या फिर वो बोल सकता है कि ये आपके साइड से फ्रॉड है, प्रूव कर दे कि तुमने फ्रॉड करके मेरे से यहाँ पे साइन कराए हैं, तो वो बच सकता है। जी, कहीं और लगा दे, ये प्रूव कर दे वो चीज, तो फिर वो बच सकता है। समझ आया कि वैसे तो यूनिलैटरल मिस्टेक वॉइडेबल होती है, लेकिन अगर प्रोमिसी के साइड से ही मिस्टेक है और वो मुद्दा उठाए जा रहा है, ठीक है, तो वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट रीड नहीं की था, मैंने तो सोचा था आप मुझे ये वाली गाड़ी दोगे पर आपने तो ये भेज दी। पर वो ये बोल के बच नहीं सकता। कब कब वो बच सकता है बच्चे? जब वो अंधा हो, इलिटरेट हो या सेंसिबल नहीं हो। अब या फिर वो प्रूव कर दे कि फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन ऑन योर पार्ट है। क्लियर है सबको? नेक्स्ट वाला रीड कर लेना, ऑलमोस्ट सिमिलर है। फिर है मिसरिप्रेजेंटेशन। 15 मिनट नहीं हुआ है, मैंने 40 पे चालू किया था, 38, आई एम सो सॉरी टू बी स्पेसिफिक। चलो, रोलो थोड़ा।
अच्छा बस ये समझ लें, बस एक ये टॉपिक देख ले, मिस मिस प्रेजेंटेशन नहीं चालू करते। अच्छा बस ये बना ले, सिर्फ ये डायग्राम समझेंगे हम, बस ये डायग्राम, ठीक है। और आपको मैं रीड करने के लिए एक पेज दे दूंगी। हाँ, कितने बजे की? वो तो लाइट चली गई थी ना, 14 मिनट्स, नॉट इवन 15। 1 मिनट तुम खा चुके हो, 1 मिनट तुम खा चुके हो मेरा, 1 मिनट और लूंगी मैं, ठीक है। थैंक्स। चलो, अग्रीमेंट वॉइड एज बीइंग टू अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, अपन ने समझा था कि अग्रीमेंट पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट नहीं होना चाहिए। तो कब वो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट होता है? फॉलोइंग अग्रीमेंट्स, क्या लिखा है बच्चे, वॉइड एज टू अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी बट दे आर नॉट इलीगल। सिर्फ क्या है, पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट, यानी किसी ना किसी के राइट्स को आप क्या कर रहे हो, हार्म कर रहे हो। पहला है अग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन पेरेंटल राइट। रिस्ट्रेन मतलब रोकना। अगर माँ बाप को बोलोगे तुम अपने बच्चे का ध्यान नहीं रखोगे, हम तुम्हारे बच्चे का ध्यान रखेंगे, तुम तो रख ही नहीं सकती, ये तुम्हारे पास राइट ही नहीं है, तो ये क्या है, अग्रीमेंट गलत है। अगर मैं किसी आपके पेरेंट्स के साथ अग्रीमेंट कर लूं कि आप अपने बच्चे का ध्यान नहीं रख सकते, अपन अग्रीमेंट करते हैं आपके बच्चे का ध्यान मैं रखेंगे, उन्होंने आपके कोई भी डिसीजंस लिए तो वो वैलिड नहीं है, मैं जो डिसीजंस लूंगी वो वैलिड। क्या आपके पेरेंट्स मेरे साथ अग्रीमेंट करेंगे? नहीं करेंगे, चाह के भी नहीं करेंगे, तुम लोग भी करने नहीं दोगे, ठीक है। नाउ द पॉइंट इज कि मैं ऐसा अग्रीमेंट नहीं कर सकती, मैं किसी भी पेरेंटल को उसके राइट्स नहीं छीन सकती। अब ये हो गया एक इमेजिनरी, क्योंकि ऐसा होता नहीं है। जब कस्टडी की बात आती है तो आप किसी के बच्चे की कस्टडी उससे छीन, वो राइट उससे छीन नहीं सकते, ऐसा कोई अग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। सबको एग्जाम्पल समझ आया? नेक्स्ट है अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ मैरिज। इसका मतलब है किसी को किसी से शादी करने से आप नहीं रोक सकते, किसी को शादी नहीं करनी है जबरदस्ती करवा भी नहीं सकते। कोई 40 साल का हो गया और उसको बोल रहे हो कि मैंने तुम्हारे साथ अग्रीमेंट किया था कि तुम जब तक 40 के नहीं होगे तब तक तुम शादी नहीं करोगे, ऐसा अग्रीमेंट करना वॉइड है, ये अपोज टू पब्लिक। उसकी मर्जी, उसको 20 साल में करना हो, 40 में करना हो, 25 में करना हो, ये उसकी मर्जी है। पहला क्या हो गया बच्चे, पेरेंटल राइट। दूसरा क्या हो गया, रिस्ट्रेन अगेंस्ट मैरिज। फिर है मैरिज ब्रोकरेज और ब्रोकरेज अग्रीमेंट। शादी करने के पैसे दूंगा तुझे, ये भी गलत है। शादी करवाने के पैसे दूंगा तुझे, ये भी गलत है। अब मीडिएटर्स होते हैं तो वो शादी नहीं कराते, वो सिर्फ रिश्ता करवाते, यू कैन मीट दीज पीपल, उसके अलावा वो कुछ नहीं करते, वो उसकी ब्रोकरेज खाते हैं। मैं तुम्हारी बेटी के लिए बड़े घर का रिश्ता लेके आया हूं, करना है करो, नहीं करना है नहीं करो, मेरे को मेरी कमीशन दो। शादी करवाता और उसका खर्चा लेता तो ऐसा अलाउड नहीं है। पहला क्या हो गया, पेरेंटल राइट, रिस्ट्रेंट अगेंस्ट पेरेंटल राइट। दूसरा रिस्ट्रेंट ऑफ मैरिज। तीसरा मैरिज ब्रोकरेज, ठीक है। फिर है अग्रीमेंट टू रिस्ट्रेन ऑफ पर्सनल फ्रीडम एंड वॉइड। किसी को भी किसी भी चीज के लिए हम मना नहीं कर सकते, ऐसा अग्रीमेंट हम कर ही नहीं सकते। मैं तुम्हारे साथ कभी अग्रीमेंट नहीं कर सकती कि तुम ये मूवी नहीं देखोगे, तुम्हारा पर्सनल फ्रीडम, तुम्हारा पर्सनल राइट, ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। अपोज टू पब्लिक पॉलिसी। अग्रीमेंट इन रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड, तुम इस किसी के साथ धंधा नहीं करोगे, इसके साथ बिजनेस नहीं कर सकते, मेरे से डील कर रहे हो किसी के साथ नहीं। अच्छा, ऐसा होता है जैसे एक शॉप जाते, क्या सिर्फ हल्दीराम के ही प्रोडक्ट्स हैं? नहीं है, सब जगह है। हल्दीराम एक किराने की शॉप से ये नहीं कर सकता कि तुम सिर्फ मेरे प्रोडक्ट्स यहाँ रखोगे और किसी के नहीं रखोगे, आप रिस्ट्रेन एंड ट्रेड नहीं कर सकते। लेकिन हल्दीराम का ओन स्टोर जो फ्रेंचाइजी, वहां वो करते हैं कि हमारे, तो वो उसकी खुद की फ्रेंचाइजी, उसके वो उसको पैसे दे रहा है, उसका उसका वो सामान ला के दे रहा है, वो टर्म अलाउड है, मतलब एक्सेप्शन है। होमवर्क लिखो, क्या कर दे, ट्रेड कोट कर दे, मतलब कंपटीशन एक्ट में तो कोटेड है ऑलरेडी, आप नहीं कर सकते ये। लेकिन हल्दीराम की फ्रेंचाइजी, तो वो उसका एक्सेप्शन है ना, कि वो फ्रेंचाइजी मेरी है तो मैं तो अपने ही प्रोडक्ट रखूंगा ना। वो उनका पर्सनल वो चीज रहती है, वो उनका पर्सनल कॉल रहता है कि हम सिमिलर बिजनेसेस में नहीं कर सकते, इन्वेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो हमारा कॉम्पिटिटर है, हम उसमें इन्वेस्ट करके अपना धंधे का क्यों नुकसान कराएंगे। वो तो बेनिफिट है उनका, बल्कि नहीं इन्वेस्ट करना, ठीक है। चलो, रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड होमवर्क। और व्हेन कॉन्ट्रैक्ट एंड रिस्ट्रेन ऑफ ट्रेड वैलिड,
बस दो, चलो वैलिड भी मत छोड़ो, मत पढ़ना, सिर्फ ये पढ़ के आना। जी, वो मैं कल पढ़ाऊंगी ना, सिर्फ आपको ये पढ़ के आना, रिस्ट्रेन इन ट्रेड वॉइड, पढ़ के आना सब, मैं पूछूंगी, तुम ही एक्सप्लेन करना मुझे।